नमस्ते दोस्तों। देखिए, हमने पिछली वीडियो में 12th बायोलॉजी के 10th चैप्टर को रिकवर करते हुए हम अब इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि हम बात करेंगे क्या जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। अभी तक हम घरेलू उत्पादों में या फिर डेयरी उद्योगों में सूक्ष्म जीव की भूमिका को देख रहे थे कि वहाँ वो कितना प्रतिशत अपना योगदान करता है, क्या ज़रूरी है, नहीं है। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, ठीक है। देखिए, बुकों में हर जगह आपको हर चीज़ मिल जाता है, हर कंटेंटमेंट मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हमें क्या होती है समझ में आए। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप सभी अगर इसे ध्यान से सुनेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। और बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जितना आप इसमें डीपली जाओगे, इसको नॉर्मल भाषा में समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आती है। देखिए, हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो अब जो उर्वरक होते हैं उसमें हमें जो सूक्ष्म जीव होंगे यानी कि जीवाणु बैक्टीरियाज होंगे वो हमें किस प्रकार से यूज़फुल होंगे, तो हम इनकी वन बाय वन बात करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे क्या काम करेगा, उसकी क्या भूमिका रहेगी, तो हम इस पर आके डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे आता है, मैं बायोलॉजी जानती हूँ तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगी, नहीं। मैं सिर्फ आपको आपके बिल्कुल जिसको नहीं आता है ना उसको उसके लेवल से अगर सिखाएंगे तो उसको ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए बिल्कुल मैं इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि को सीमित करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। वायुमंडल में 78% मुक्त नाइट्रोजन है, लेकिन अब ये हमारे पास 78% हमारे पास क्या है, वायु में उपस्थित है, वायुमंडल में उपस्थित है क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन क्या है, जो हरे पौधे होते हैं, आप सभी ने देखे हरे पौधे होते हैं, अधिकतर मैक्सिमम ही कुछ % पौधे होते हैं जो हमें हरे फॉर्म में नहीं देखने को मिलते हैं। और हरे पौधे किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, हरे पौधे इस नाइट्रोजन का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। मतलब असमर्थ होते मतलब सक्षम नहीं होते, वो इसको ग्रहण नहीं कर पाते या प्रयोग नहीं कर पाते। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीवों में इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। स्थिरीकरण करने की मतलब इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करने का, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब वो जो सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया है, वो कौन है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो कौन है, देखिए, सहजीवी जीवाणु। कौन है, सहजीवी जीवाणु। देखिए आप जो सहजीवी जीवाणु उसकी भूमिका इसमें क्या रहती है, देखेंगे। लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथिल जड़ों में राइबोजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथिल जड़ों, जो जड़ रूट्स होती है, उसमें क्या होता है, राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु होता है, ठीक है। कौन सा, राइजोबियम। आप इस चीज़ को बिल्कुल एकदम नोट आउट कर लीजिए कि ये चीज़ को बिल्कुल फोकस कर लीजिए इस लाइन में। ये वर्ड है ना, बहुत इस पूरे टॉपिक का एक मेन वो है वर्ड्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को पौधे द्वारा प्रयोग किए जा सकने योग्य रूप में बदल देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो हमारे खाने को ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज इसमें परिवर्तित करते हैं, वैसे ही जो आपकी जीवाणु है, कौन सा, राइबोसोमियम नामक, वो क्या करता है, जो आपकी ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को क्या करेगा, को पौधे द्वारा प्रयोग किए जा सकने योग्य रूप में बदल देगा। फिर क्या करेंगे, जो पौधे होंगे वो क्या करेंगे, इसका जो यहाँ पे लिखा है ना, असमर्थ होते हैं, फिर इसको वो समर्थ हो जाएंगे, इसका क्या करने में, प्रयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। किस जीवाणु की सहायता से, सहजीवाणु, जिसका नाम है राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिलस पॉलीमिक्सा व क्लोस्ट्रीडियम, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप इस नाम को बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में डिवाइडेशन कर पढ़ें ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो और आप इसे समझ सकें। मैं आपको बहुत स्पीड से नहीं बोल रही हूँ, बहुत स्पीड से समझाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत जल्दी बोलूँगी तो सब कुछ स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, बेसिलस पॉलीमिक्सा व क्लोस्ट्रीडियम भी मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ठीक है। अब इसमें लिखा है
एजोस्पाइरिलम जीवाणु कुछ ब्राज़ीलियन घासों से 60 ढीले रूप में संबंध रहते हैं। यानी कि आपका नाम दिया हुआ है कौन सा, नाइट्रोजन जीवाणु है। अब जो आपका है एजोस्पाइरिलम जीवाणु कुछ ब्राज़ीलियन घास, अब ये आपने देखा होगा, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा डीपली, ये घास के बहुत सारे वो होते हैं अलग अलग मैदान और हर जगह पाए जाते हैं। तो घासों के साथ क्या होते हैं, ढीले रूप में संबंध रहते हैं, मतलब ये इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, जिसका अपन ने नाम पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जीवाणु। अब देखेंगे हम कवक की बात करते हैं। कवक सभी लोग जानते होंगे, मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसको इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। माइकोराइजा कवक में, अब ये कवक तो सिर्फ एक जगत का नाम है, ठीक है। इसमें अनेकों लाखों प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, कवक्स मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम है माइकोराइजा। ये मत समझिए कवक सिर्फ एक है, एक प्रकार का होता है, नहीं। इसकी संरचनाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन ने वायरस बैक्टीरियाज की अपन ने संरचनाएं देखी, बहुत प्रकार की अलग अलग होती है। इस प्रकार से ये भी बहुत कंटेनमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बेसिक से नॉर्मल बताती हूँ। जैसे कि मानव जाति, ठीक है, क्या नाम दे दिया, मानव जाति। अब मानव जाति में तो सभी आते हैं ना, जैसे कि लेडीज़ हुई, जेंट्स हुए। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते, सबकी संरचना अलग होती है, सबकी फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, सबका कार्य अलग होता है, सबकी पहचान अलग होती है। वैसे ही कवक एक उसका वर्ग का कह लो, जाति का कह लो, समूह का नाम कह लो, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें अलग अलग कंटेंट पाए जाएंगे। अब वो उनका अलग अलग काम रहता है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए माइकोराइजा किसी कवक या उच्च वर्ग के पादप की जड़ों के बीच का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, किसी कवक या उच्च वर्ग के पादप की जड़ों के बीच। अब कवक वही हो गया अपना, ठीक है। तो अभी कवक का इन जड़ों के साथ संबंध होना, उस प्रक्रिया का हम क्या नाम दे रहे हैं, माइकोराइजा कहलाता है। अनेक फंजाई पौधों के साथ इस प्रकार का सहजीवी संबंध बनाती है। मतलब अनेक प्रकार की फंजाई, मतलब बहुत अनेक, मैंने आपको बताया बहुत प्रकार की क्या होती है, फंजाई होती है। फंजाई मतलब कवक होते हैं। अब कवक के भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, इस प्रकार का सहजीवी संबंध बनाती है, मतलब क्या जड़ों के साथ संपर्क बनाती है। और अब पौधों के साथ संपर्क बनाएगी तो कैसे बनाएगी, ऑब्वियसली बात है, मृदा में उपस्थित होकर या वायु के द्वारा या फिर अपनी मृदा से जड़ों के द्वारा जो है संपर्क कर पाएगी। कवक साझेदार भूमि से खनिज लवणों विशेषकर फास्फोरस अवशोषित करने में दक्ष होता है। जो कवक होता है वो मिट्टी के द्वारा यानी खनिज लवणों में से विशेषकर कौन सा लवण, बहुत सारे लवण होते हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार में से कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका फास्फोरस अवशोषित करने में दक्ष होता है। कम ताप पर जब पौधों में अवशोषण की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, तापमान देखा होगा, बर्फीले क्षेत्र भी होते हैं। दूसरी बात अपन करें, कभी कभी यहीं पे हमारे ही जो जॉन हैगा उसमें ही क्या होता है, ताप की जो प्रक्रिया होती है मंदी पड़ जाती है, मतलब कभी मंदी होती है, कभी ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इस प्रकार से हमें देखने को मौसम मिलता है, मंद पड़ जाती है। तब कवक साझीदार पौधे की विशेष मदद करते हैं। अगर जब जो पौधा होगा तब इसमें टेम्परेचर की प्रक्रिया नहीं होगी तो उसमें पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं होगी, तो तब उस टाइम पे कवक जो होते हैं पौधों के लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं। ये खनिजों का अवशोषण पर पौधे को देते हैं, बदलने में कवक पादप से कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ये खनिजों का अवशोषण पर पौधों को देते हैं, मतलब हर पौधे पर देते हैं, बदलने में कवक पादप से कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। जो कार्बनिक है वो भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। किन से करते हैं, कवक से। और कौन करते हैं, पादप करते हैं। आप एक वर्ड्स को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब अपन बात करते हैं माइकोराइजा से पौधों को होने वाले लाभ, ठीक है। माइकोराइजा जो है जिससे पौधों को क्या होगा, होने वाले लाभ निम्नलिखित है। तो अपन कुछ इनके जो बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। फंगस भूमि से खनिज लवण विशेष रूप से फास्फोरस अवशोषित कर पौधे को देता है। जो उसका फंगस का कवक का काम है, यानी कि माइकोराइजा जिसकी बात अपन कर रहे हैं, वो क्या काम करता है, फास्फोरस को मिट्टी से एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कर किसको देगा, पौधों को देगा, ठीक है। अब इसके बाद में और ये क्या काम करते हैं, इनको कब सहायता में आज मिलते हैं, जब इनको क्या होता है, जब जो भूमि का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अब देखिए माइकोराइजा के कारण पौधों को जड़ जन्य रोग जनकों से प्रतिरोधक
प्रतिरोधकता प्राप्त होती है। अब प्रतिरोधकता वर्ड बोल रहे हैं ये क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। अरे प्रतिरोधकता वर्ड जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, मतलब आपकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, किसी भी रोगों को सहन करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता प्राप्त होती है, ठीक है। अब पौधों की लवणीयता भी पाई जाएगी पौधों में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब इसके बाद ना सूखे को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की लवणीयता व सूखे को सहन करने की क्षमता बढ़ती है, मतलब जैसे कि अगर मिट्टी है, वहाँ की जो मिट्टी रहेगी, लवणीयता वहाँ की ज़्यादा हो जाए या फिर वहाँ का सूखापन ज़्यादा हो जाए तो उसको सहन करने की क्षमता रहेगी किसके द्वारा, अगर उसमें फंगस की प्राप्ति उनको आसानी से प्राप्त होगी तो, ठीक है। अब दूसरा है, आपका तीसरा है पादप की समग्र वृद्धि व विकास में सुधार होता है। क्या होता है, पादप की समग्र वृद्धि व विकास में सुधार होता है। वृद्धि आप सब समझ सकते हैं, उसका ऊपर वृद्धि करना, विकास मतलब उसका स्ट्रक्चर मजबूत होना, ठीक है। तो पादप की समग्र वृद्धि व विकास में सुधार होता है किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। अब देखेंगे कवक वंश ग्लोमस के अनेक सदस्य माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। माइकोराइजा प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की माइकोराइजा, कितने प्रकार के उपस्थित हमारे पास, दो प्रकार के। एक तो है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोनाइकोराइजा। तो आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस देखेंगे, यहाँ एक्टो है और यहाँ पे एंडोनाइकोराइजा है और यहाँ माइकोराइजा है, ठीक है। इन दोनों में इस प्रकार से हमें दोनों कंटेंटमेंट अलग अलग है। तो एक्टोमाइकोराइजा को समझेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास माइकोराइजा के से पौधे होने वाले लाभ, ठीक है। माइकोराइजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला के बारे में बात करेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। इसमें जड़ों की सतह के ऊपर फंगस माइसीलियर एक मेंटल का निर्माण कर देता है। क्या, मेंटल का प्रयोग कर देता है। मेंटल से कवक सूत्र पौधों की जड़ों के कॉर्टिक्स व मृदा में फैले रहते हैं। कॉर्टिक्स मतलब जो रूट्स होती हैं उसके अंदर कॉर्टेक्स उपस्थित होते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा रूट्स का, ऑब्वियसली 11th क्लास के चैप्टर में आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखने को मिला होगा। रही बात आगे भी इस चैप्टर में 10th में भी 12th क्लास में भी आपके आगे के चैप्टर्स में चीज़ें हैं, वो हम आप जाके डीपली पढ़ सकते हैं। देखिए कॉर्टेक्स में मृदा में फैले रहते हैं। ओक, चीड़, फेगस आदि में एक्टोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। यह जड़ अन्य रोगजनकों से पौधों को बचाता है। तो ये क्या करते हैं, ओक हुआ, चीड़ हुआ, फेगस आदि, ये एक्टोमाइकोराइजा जो पाए जाते हैं उनमें माइकोराइजा में पाए जाते हैं। अब ये क्या कार्य करते हैं, हम बोलते हैं क्यों होते हैं, इनका काम क्यों होता है, ये ज़रूरी है क्या, हाँ तो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये रोगजनकों से पौधों को बचाता है। किससे, रोगजनकों से पौधों को बचाता है, यानी कि रोगों से पौधों को बचाता है। अब दूसरी की बात करते हैं अपन, अपना ये दूसरा क्या था, माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। ये अपना क्या है, माइकोराइजा के ही पार्ट से आपने पढ़ा था अभी, तो ये है एंडोमाइकोराइजा। अपन ने भी पढ़ा था वो था एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। देखेंगे इस प्रकार के माइकोराइजा में फंगस बाह्य मेटल नहीं बनाती है, अपितु एक ढीले ताने वाने के रूप में पाई जाती है। इसमें से कुछ कवक तंतु मृदा में प्रवेश करते हैं व कुछ जड़ की कॉर्टेक्स में प्रवेश करते हैं। कुछ कवक तंतु मृदा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, जड़ की कॉर्टेक्स में प्रवेश करते हैं। ऑर्किड में इस प्रकार माइकोराइजा पाए जाते हैं। ऑर्किड का आपका एक वो है, ऐसे मतलब जैसे कि अपन बात करें कि हर चीज़ का एक ग्रुप होता है, उस टाइप का होता है, तो इसमें माइकोराइजा पाए जाते हैं। कुछ हाइफा जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश कर बेसिलस बनाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद में क्या प्राप्त करते हैं, बेसिलस बनाते हैं। इस संबंध को बेसिक यूलर और वक्सक्यूलर माइकोराइजा। देखिए मैं इन चीज़ों को रिपोर्ट इसलिए करती हूँ ताकि आप इन चीज़ों को एक बार में पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आप, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप हो जाएगा, इसलिए डबल से बोला करिए और तोड़ कर बोला करिए। वेसिक्यूलर और अब स्क्यूलर माइकोराइजा, ये माइकोराइजा का एक पार्ट है, इसका नाम दिया हो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप इस चीज़ को आपको समझ में आया होगा और आपने समझने की कोशिश कीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगेगी
और आप कहीं ना कहीं अपनी बायोलॉजी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। तरीका यही होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारे तरीके से समझने में आती है। बात ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, देखो नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज कौन बोल रहा है, ठीक है, हमें कौन समझा पा रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप बिल्कुल यूज़ करिए, आपके लिए यूज़फुल हो तो बिल्कुल यूज़ करिए, नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।